जन्नत के पत्ते। मम्मी ने मामू की एक नहीं सुनी। उन्होंने पैसे जोड़ना शुरू किए। वो जेवर जो उन्होंने अपनी भतीजी के लिए रखा हुआ था वो भी बेच दिया। अब वो सिर्फ रवानगी के इंतज़ार में लगी होती थी। अब्बा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी। मम्मी को उनके साथ किसी को रहने का इंतज़ाम भी करना था। अभी रवानगी में 2 दिन थे कि मामू का फ़ोन आ गया। नाना जान का इंतकाल हो गया था। मम्मी के लिए नाना के इंतकाल की खबर का सदमा उस सदमे से कहीं छोटा था जो उन्हें ये जानकर लगा था कि नाना का इंतकाल इस रोज़ नहीं बल्कि 1 हफ्ते कबल हुआ था। मगर चूंकि मम्मी के आने से मामू की इज्जत और शान पे उंगली उठाई जाने का खदशा था, इसलिए उनको इतला ही देर से दी गई ताकि वो उनकी वफ़ात की रस्मात में भी शामिल ना हो सकें। वो इंटरनेट का दौर नहीं था, ख़त और फ़ोन का ज़माना था, मगर मम्मी का नंबर और एड्रेस फ़कत मामू के पास था, इसलिए किसी और से भी इतला ना पहुंच सकी। उस रोज़ उसने पहली दफ़ा अपनी सब्र करने वाली मजबूत माँ को, जिनकी सिसकियों की आवाज़ सांस की आवाज़ से ऊंची नहीं होती थी, फूट फूट कर बच्चों की तरह रोते देखा। उनका तो जैसे सब कुछ लुट गया था। उनके पास रोने को बहुत से गम थे। समझ नहीं आता था कि किस किस बात का मातम करें, बाप के मरने का या भाइयों के रवैये का। 2 रोज़ तक वो ठीक से कुछ खा भी नहीं सकी। वो बस खामोशी से उनके साथ बैठा रहता था। तीसरे रोज़ वो अली करामत की मम्मी को बुला लाया। वो आई और मम्मी को तसल्ली देने लगी। मम्मी ज़रा संभल गई। उन्होंने खाना भी खा लिया, मगर उनके जाने के बाद वो उससे बोली, सुनो जहान, मेरा ख्याल था कि तुम राज रखना जानते हो। हमारे मसले और हमारी परेशानियां भी राज होते हैं। उनका दूसरों के सामने इस्तार नहीं लगाते बेटा। जो इंसान अपने आंसू दूसरों से साफ करवाता है वो खुद को बेइज्जत कर देता है, और जो अपने आंसू खुद पहुँचता है वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। उसने खफ्त से सर हिला दिया। ये बात उसने अपने जहन में, दिल में और हाथ की लकीरों में नक्श कर ली कि उसे अपने मसले खुद ही अकेले और तन्हा हल करने हैं। कभी भी लोगों को बताकर न हमदर्दी लेनी है और न ही तहसीन मांगनी है। मम्मी ने पाकिस्तान जाने का इरादा बदल दिया। नाना जान रहे नहीं, और जिन लोगों के दिल में उनकी और उनके शोहर की इज्जत और हुर्मत ना थी, उन लोगों के दरमियान जाकर वो क्या करती। वो दोबारा उसके सामने नहीं रोई, लेकिन अब वो बहुत दुखी रहने लगी थी। अब्बा की तबीयत इन डरावने ख्वाबों से बिगड़ने लगी थी जो उनको अब करीबन हर रात सताते थे। कुछ ख्वाब तो उसे भी आते थे, मगर उसके ख्वाब में उसको मलामत नहीं किया जाता था। बस वो आवाज़, वो पाक सफाई और घोड़ा, वो फवारा, वो सारा मंजर फिर से ताज़ा हो जाता, ऐसे जैसे ज़ख्म ताज़ा होते हैं। मालूम नहीं अब्बा क्या देखते थे, मगर वो अक्सर रातों को चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। कभी कभी मम्मी के चेहरे पर कोई निशान देखता तो जान जाता कि अब्बा ने हाथ में उठाई चीज़ उनको दे मारी होगी, मगर मम्मी कोई शिकायत नहीं करती थी। ये वो सिकंदर शाह नहीं थे जिन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी की थी। ये एक जहनी मरीज, काबिल रहम आदमी थे, और अब उन्हें मम्मी की ज़रूरत थी। फिर एक अरसा वो अस्पताल भी रहे। फिर जब वापस आए तो उनको मुस्तकिल रखना पड़ा। ये दवाएं उनको सारा दिन खामोश और पुरसकून रखती, चाहे वो जाग रहे होते या सो रहे होते। कुछ ही अरसे बाद अब्बा एक ऐसे इंसान से ऐसे मरीज बन गए थे जो कमरे तक महदूद हो गए थे। हाँ, हर 15-20 दिन बाद एक दौरा उनको ज़रूर पड़ता, और वो तोड़ फोड़ करते, चीखते चिल्लाते, मगर मम्मी संभाल लेती। अपने मसले खुद ही हल करते करते वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। करामत बे की दुकान छोड़ने के कुछ अर्सा बाद उसने एक जाबी सास के पास नौकरी कर ली थी। शाम में अब वो उस दुकान पे जाता जो उनके घर से 10 मिनट के पैदल रास्ते पे थी। अगर उसे किसी काम में मज़ा आता था तो वो चाबियाँ बनाने में था। कुछ अर्सा तो वो सिर्फ सीखता रहा, यहाँ तक कि आम चाबियों के बाद वो चाइनीज़ तालों और पेचीदा इकसाम के सेफ की कुंजी साजी सीखने लगा। उसके पास लाइब्रेरी से ली गई इन किताबों का ढेर हुआ करता था जिनमें लॉक तोड़ने या कुंजी साजी के मुतल्लिक कोई मालूमात होती। बहुत महारत से बना कोई जब लगाए बिना ताला तोड़ना, चाहे वो मास्टर की से
हो या लोहे की पिन से, वो इस फन में ताक होता जा रहा था। इन सब मशगलों का असर उसकी पढ़ाई पे अलबत्ता ज़रूर पड़ा। कभी भी बहुत लायक किस्म का तालिब इल्म नहीं बन सका। उसके ग्रेड हमेशा मीडियम रहे। वो ज़हीन था, मगर उसको पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। दूसरे काम उसे ज़्यादा दिलचस्प लगते थे। उसकी 14वीं सालगिरह बीते ज़्यादा वक्त नहीं बीता था जब फुरकान मामू ने इतला दी कि वो और सलमान मामू तुर्की आ रहे हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है, उसने ये देख लिया। मम्मी पुरानी तलखियाँ बुलाकर उनके आने की तैयारियों में लग गईं। उन्होंने जैसे दिल से मामू को माफ़ कर दिया था। उनके ख्याल में मामू उनके इस सवाल के जवाब में यहाँ आ रहे थे जो चंद रोज़ पहले उन्होंने फ़ोन पे उनसे पूछा था कि अगर वो और जहान सिकंदर शाह को लेकर पाकिस्तान आए और उनका मुकदमा लड़ें तो क्या मामू उनको मॉरल सपोर्ट देंगे। माली मदद का एक दिन का नहीं चाहिए था उन्हें, बस मामू का साथ दरकार था। फुरकान मामू जवाब में खामोश हो गए थे। फिर उन्होंने बताया कि वो और सलमान कुछ रोज़ तक आएंगे, फिर इस बारे में बात करेंगे। मम्मी की और बात थी, मगर उसका दिल अपने मामू से इतना बदसन हो चुका था कि उसे उनके बारे में कोई खुशफहमी ना रही थी। वो खामोशी से अपने काम करते हुए मम्मी को सुनता रहा, जो अब उठते बैठते कहा करते, हम पाकिस्तान वापस ज़रूर जाएंगे। इतने बरस बीत गए हैं, लोग भूल भाल गए होंगे। अब ये जलावतनी ख़त्म होनी चाहिए। भाई ज़रूर हमारा साथ देंगे। मेरे भाई बहुत। और मम्मी ढूंढ ढूंढ कर मामियों की खूबियाँ गिनवाती रहती। उसने बहुत अरसे बाद उन्हें इस तरह खुश और पुरुम्मीद देखा था। वो उन्हें कह नहीं सका कि अपने मसाइल के हल के लिए उन्हें अब दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपनी कही बात याद रखनी चाहिए। मगर मम्मी भाइयों के नर्म नज़रिए देखकर उन्हें दूसरों की फहरिस्त से निकाल कर अपनों में ले आई थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि ये कहकर माँ को मखमूम करे। अब्बा का होना ना होना बराबर था, मगर मम्मी उसके लिए सब कुछ थी। उनकी मशक्क़त, मेहनत, कुर्बानियाँ और एक कमज़ोर औरत से एक मजबूत औरत में इर्तिका का अमल जो उसने उम्र की मंजिलें तय करते हुए देखा था। उसने बहुत दुआ की कि मम्मी दुखी न हो, मगर उसे लगता था कि मम्मी गलत लोगों से उम्मीद लगाकर दुखी ज़रूर होंगी। लेकिन जो हुआ वो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। दोनों मामू आ ही गए। दोपहर के खाने के बाद जब वो बर्तन उठाकर उन्हें किचन के सिंक में धोने के लिए जमा कर रहा था तो मम्मी और मामुओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू उसे साफ सुनाई दे रही थी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब तुम पाकिस्तान आ जाओ। सोफे पर बहुत क्रोफर से बैठे रोबदार से फुरकान मामू कह रहे थे। उनकी बात पे किचन में खड़ा जहान तो एक तरफ, मम्मी भी हैरानज़दा रह गईं। इतनी जल्दी मामू मान जाएंगे? उन दोनों ने नहीं सोचा था। तुम लोग हमारे साथ आकर रहो, वो सब तुम्हारा ही है सबीन। पुरानी बातें भूल जाओ, आगे की सोचो। जहान की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो भी वहीं पढ़ लेगा। फिर हाई स्कूल के बाद हम उसे बाहर भेज देंगे किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में। आखिर वो हमारा बेटा है और फिर हमारा दामाद भी तो बनेगा। फुरकान मामू ने कहते हुए एक नज़र सलमान मामू पर डाली। उन्होंने तायदी अंदाज में सर को इस बात में जुम्बिश दी। वो ऐसे ही थे, बड़े भाई के अदब में उनकी हर बात की तायद करने वाले। तुम जहान की ज़िंदगी का सोचो सबीन, उसको एक बेहतरीन मुस्तकबिल दो। हम उसके बड़े हैं, हम उसके बाप बनकर पालेंगे। बाप बनकर? वो बिल्कुल ठहर गई। उसने नल बंद कर दिया। लाउंज में खामोशी थी, मगर एक आवाज़ अब भी आ रही थी जो बंद नल के मुंह से कतरे टपकने की होती है, जो उसकी माँ की सारी उम्मीद, ख्वाबों और तवक्कुआत के बहने की थी। उसे मामू की बात ठीक से समझ में नहीं आई थी, मगर कई दिन से खुद को बहलाने वाली उसकी माँ फ़ौरन समझ गई थी। जब मम्मी बोली तो उसकी आवाज़ भी भाइयों की मोहब्बत को तरसी, रिश्तों पर मान रखने वाली औरत नहीं, बल्कि एक खुददार औरत की इज्जत झलकी थी, जिसके नज़दीक अपने घर की खुददारी सबसे बढ़कर थी। मेरे बेटे का बाप अभी ज़िंदा है भाई, और उसकी माँ के हाथ भी सलामत हैं। मैं खुद मेहनत करके उसे पाकिस्तान ले जा सकती हूँ और सिकंदर का केस भी लड़ सकती हूँ। मुझे सिकंदर को मजलूम साबित नहीं करना, बल्कि बीमारी के बायस सज़ा में कमी की अपील करनी है, और मुझे आपसे मोरल सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं दरकार था। तुम एक इंतहाई ज़िद्दी औरत हो। फुरकान मामू एकदम भड़क उठे। जिस मगरूर और बददिमाग आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा,
तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? वो आदमी मेरा शौहर है और बीमार है और मुझ पे इन्हिसार करता है, और आप कहते हैं मैं उसे छोड़ दूँ? और जो उसने किया वो, उसका फैसला करने वाले मैं या आप नहीं, अदालत है। और अब तो वो बीमार है, उनको मैं किस तरह अकेला छोड़ सकती हूँ? नफरत गुनाह से की जाती है, गुनहगार से तो नहीं। यानी कि तुम उसको हर जुर्म से बरी और जिम्मा करार दे रही हो। मामू की आवाज़ बुलंद हो रही थी। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि हमने जलावतनी काटी है और कई बरस काटी है। आप वो बीमार हैं। सिकंदर वो इंसान नहीं रहे जिन्होंने जुर्म किया था, वो सिर्फ एक मरीज़ रह गए हैं। आप मुझसे ये कह भी कैसे सकते हैं कि मैं उन्हें छोड़ दूँ? मम्मी की आंखें हैरत और दुख से भर गईं। अगर तुम यूँ उसका साथ दोगी तो तुम हर रिश्ता खो दोगी। हम सब तुमसे दूर हो जाएंगे सभी। तुम गलत कर रही हो। सुलेमान मामू ने धीमे मगर अफसोसा अंदाज में कहा, अगर मेरी फैमिली को काट कर सब मुझसे खुश रहते हैं तो मुझे ये खुशी नहीं चाहिए, ना ही ऐसे रिश्ते। उन्होंने अपनी आंख से एक आंसू नहीं टपकने दिया। रंधी हुई आवाज़ में वो सर उठाकर मजबूती से बोली थी,